दूसरा पहलू में आज बात करेंगे नक्सलवाद की और देश में बढ़ते मोटापे की समस्या की। पहली खबर में बात नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के अभियान की। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में आज 25 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये सुरक्षा बलों और सरकार के नक्सल अभियान के लिए बड़ी कामयाबी है। बीते 10 साल में नक्सली हमलों में 53% की कमी आई है और कई राज्य नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि देश में नक्सलवाद के पनपने की वजह भी सरकार और प्रशासन की गलत नीतियां ही रही हैं। पुलिस और जमींदारों के अत्याचार की वजह से आदिवासी इलाकों में नक्सली अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए। दूसरी खबर में बात करेंगे देश में बढ़ते मोटापे की। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का हर 5वां शख्स किसी ना किसी तरह से मोटापे का शिकार है। जिस देश में बड़ी संख्या में लोग कुपोषण के शिकार हैं, वहां आज मोटापा भी गंभीर समस्या बन गया है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि मोटापे के साथ देश कुपोषण की समस्या से पहले से ही जूझ रहा है। यानी अब दो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। एक तरफ कुपोषण है तो दूसरी तरफ मोटापा। नक्सलवाद देश की बड़ी समस्या रही है। 10 राज्यों के 70 से ज़्यादा जिलों में नक्सलियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थीं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से उग्रवाद दम तोड़ रहा है। 2 दिन पहले रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और एनकाउंटर में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 5 पर 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आइए पहले नक्सलवाद की चुनौती को विस्तार से समझते हैं। बीते 40 साल में नक्सलवाद की वजह से 17,000 लोगों की जान गई है। इसमें नक्सलवाद से जुड़े युवा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान और आम नागरिक शामिल हैं। लेकिन बीते 10 साल में वामपंथी नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। मजबूत रणनीति और विकास की नीतियों की वजह से नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन नियद निल्लानार योजना और नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ी दूसरी योजनाओं से प्रभावित होकर 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी ने बीजापुर एसपी ऑफिस में एक साथ सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली इनामी हैं। 5 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम था। साल 2024 में अब तक बीजापुर जिले में कुल 170 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 346 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी माओवादियों ने अपने माओवादी नेतृत्व के अत्याचार से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला लिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में श्यामबती मड़कम और ज्योति पूनेम भी शामिल हैं। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुख्यात नक्सली महेश तेलम ने भी सरेंडर किया है। उसके ऊपर भी 8 लाख का इनाम घोषित था। 2 दिन पहले ही रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या को लेकर बड़ी बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वामपंथी नक्सलवाद पर कड़ाई से अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमने विनाश की जगह विकास को तरजीह दी है। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10 राज्यों के करीब 70 जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं। इनमें
झारखंड के सबसे ज्यादा 16 जिले, छत्तीसगढ़ के 14 जिले शामिल हैं। पिछले 40 साल में नक्सली घटनाओं में 17,000 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन पिछले 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साल में मौतों की संख्या 100 से नीचे आई है। गृह मंत्री के मुताबिक 2004 से 2014 तक 16,463 नक्सली हमले हुए, जबकि 2014 से 2024 के बीच 7,744 घटनाएं सामने आई हैं। यानी नक्सली हमलों में 56% की कमी दर्ज की गई। इसी तरह 2004 से 2014 तक 6,617 नागरिकों और सुरक्षा बलों की जानें गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच ये आंकड़ा सिर्फ 2004 रहा। यानी सुरक्षा बलों की मौतों में 70% की कमी और नागरिकों की मौतों में 79% की कमी दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। गृह मंत्री के मुताबिक पिछले 10 साल में नक्सलियों के 14 टॉप कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। सरकार ने लोगों में विकास और विश्वास विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक पिछले 10 साल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं और नक्सलियों की पुनर्वास योजनाओं का असर है कि आज बस्तर से बीजापुर और दांतेवाड़ा तक तेज विकास हो रहा है। आदिवासियों और ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं पहुंचना शुरू हो गई हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार का लक्ष्य 48 आईआईटी खोलने का है। उसमें से 46 खोल दिए गए हैं। सरकार और सुरक्षा बल आदिवासी इलाकों के ग्रामीणों का भरोसा जीतने में सफल हुए हैं। यही वजह है कि तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। देश में नक्सल हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। जल्द ही लाल आतंक ने देश के कई राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, क्योंकि पहले की सरकारों ने समस्या को सही तरीके से हल नहीं किया। आदिवासियों और ग्रामीणों पर पुलिस और प्रशासन ने अत्याचार किए, उनके हक और ज़रूरतों पर गौर नहीं किया, जिससे समस्या विकराल होती चली गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दांतेवाड़ा जैसे इलाकों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। नक्सलियों का आतंक ऐसा था कि चुनाव कराना भी टेढ़ी खीर साबित होता था। लेकिन आज यहां तस्वीर बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद बीते 8 महीनों में एनकाउंटर में 174 नक्सली मारे गए, जबकि 631 ने सरेंडर किया है। 723 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक रिकॉर्ड है। इस दौरान नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों ने 33 नए कैंप भी स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ी कामयाबी मिली है।
नक्सलियों के पुनर्वास कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों के अभियान की वजह से सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार 25-25 हजार रुपए देती है। इसके साथ ही सरकार पुनर्वास में भी उनकी मदद करती है, जिसकी वजह से नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं। बस्तर में माओवादी आतंकवाद अब बीते दिनों की बात हो गई है। बस्तर की पवित्र भूमि अब अपनी संस्कृति और विशेष परंपराओं के लिए जाना जा रहा है। बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम उनके प्रतिभा उन्नयन के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते दबाव की वजह से नक्सली दूसरे राज्यों में ना भागें, इसके लिए गृह मंत्री ने रायपुर में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों की साथ भी बैठक की है। हमने 2 उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। केंद्र और राज्य सरकार की सही नीतियों की वजह से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अगर यही काम पहले की सरकारों ने किया होता तो लाल आतंक इस तरह देश में जड़ें मजबूत नहीं कर पाता। आइए आपको देश में नक्सल हिंसा का पूरा इतिहास बताते हैं। नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। छोटे किसानों पर जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सामने आए। इन नेताओं में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी का नाम प्रमुख है। नक्सलियों ने अपनी लड़ाई को उन आदिवासियों और गरीबों के हक की लड़ाई बताया जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वो जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल्य हैं, जहां आज भी जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ ना सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बुनियादी सुविधाएं हैं। नक्सलवादी इलाकों में नक्सलवाद के उभरने की यही सबसे बड़ी वजह रही। नक्सली सरकार के विकास कार्यों का विरोध भी करते रहे हैं और आदिवासियों को सरकार के खिलाफ भड़काकर वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें भी लगाते रहे हैं। प्रशासन तक पहुंच ना होने की वजह से स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों और नक्सलियों के बीच गठबंधन को और मजबूत बनाया। आजादी के बाद भी सामाजिक विषमता में कोई कमी नहीं आई। नक्सलियों के लिए ये एक बड़ा मानसिक हथियार बना। दूसरी तरफ शासन और सरकारों में जनहित की योजनाओं को लागू करने में गंभीरता, निष्ठा और पारदर्शिता की कमी रही, जिसकी वजह से नक्सलियों की नई फौज तैयार होती रही। भारत में ज्यादातर नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है, जो हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने के पक्षधर हैं। साल 1967 से 1980 तक नक्सलवादी गतिविधियों का प्रथम चरण रहा, जब इसका जमीनी स्तर पर उत्थान हुआ। दूसरा चरण साल 1980 से 2004 तक रहा, जब नक्सलवाद का तेजी से विकास हुआ और क्षेत्रीय गतिविधियां तेज हुईं। तीसरा चरण वर्ष 2004 के बाद शुरू हुआ, जब नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और विदेशी संपर्क बढ़े और नक्सलवाद राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरी। दरअसल नक्सली आदिवासी और गरीब ग्रामीण जनता को ये समझाने में कामयाब हुए कि आपके जंगल और जमीन का सरकारें दोहन कर रही हैं। सत्ता में बैठे लोग सामाजिक विषमता खत्म करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। 2006 तक देश में नक्सलवाद इतना बढ़ गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया था। 2010 में देश के 107 जिलों में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा रखी थीं। 2014 से पहले 565 थाना क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। आए दिन नक्सली हमलों में लोगों की जान जाती थी। हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले
2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए हैं। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। पिछले 10 से 12 साल में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के साथ साथ जमीनी स्तर पर बदलाव की रणनीति बनाई गई। ग्रामीण इलाकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। आदिवासियों तक रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया गया। 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय समाधान नाम से कार्य योजना शुरू की, जिसका असर दिख रहा है। अगर इसी तरह से योजनाएं बनाकर कार्य किया गया होता तो समस्या इतनी विकराल नहीं होती। अब बात करते हैं बढ़ते मोटापे की। हमारे देश में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मोटे लोगों की संख्या के मामले में हम चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर हैं। देश की बड़ी आबादी किसी न किसी तरीके से मोटापे से जूझ रही है। बीते दिनों आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का हर 5वां भारतीय मोटापे का शिकार हो चुका है। पहले देखिए कि देश में मोटापे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था फिटनेस को जीवन का अभिन्न अंग बनाना, खान-पान और व्यवहार में बदलाव लाकर मोटापे को दूर भगाना। प्रधानमंत्री ने फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हो रहा। आज हमारे देश में हर चौथा शख्स किसी न किसी तरह से मोटापे से जूझ रहा है। बीते दिनों द लैंसेट ने कुछ आंकड़े साझा किए थे, जिसके मुताबिक साल 2022 में भारत में करीब 1,25,00,000 बच्चे और टीनेजर मोटापे का शिकार थे। इसके अलावा 2,60,00,000 पुरुष और 4,40,00,000 महिलाएं मोटापे की समस्या से जूझ रहे थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये संख्या वयस्कों में 2 गुना से अधिक है और बच्चों में 4 गुना से अधिक हो चुकी है। यानी बीते 34 साल में देश में मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है, मोटापा या जिसको हम आम जुबान में ओबेसिटी कहते हैं, ये हमारी पूरी दुनिया में भी वो खासतर हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हमारे देश में एक तरफ तो भुखमरी है और बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी बार हमारी जो अपर मिडिल क्लास है उसमें मोटापा इतना बढ़ गया है कि हम शायद जो पश्चिमी देशों को बीट कर रहे हैं मोटापे में भी, और उसके फलस्वरूप जो बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डिस्लिपिडीमिया हो, चाहे वो शुगर हो, वो बहुत बढ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ ये देश की बहुत ही प्राइम हेल्थ रिक्वायरमेंट है कि मोटापे को हम कंट्रोल करें। बीते दिनों सरकार ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में भी मोटापे को लेकर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय युवाओं में मोटापा गंभीर समस्या है। वयस्कों में मोटापा बढ़ने की दर 3 गुना है। बच्चों में मोटापा वृद्धि की परेशानी सबसे ज्यादा है। NFHS के मुताबिक भारत में मोटापा वृद्धि दर 4% बढ़ी है। मोटापा वृद्धि दर 18.4% से बढ़कर 22.9% हो गई है। महिलाओं में ये दर 24% तक पहुंच गई है। ग्रामीणों की तुलना में शहरी लोग ज्यादा मोटे हैं। शहरों के 29.8% पुरुष और 33.2% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश में कुल बीमारी के बोझ का 56.4% हिस्सा अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से है। चीनी और वसा से भरपूर एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत में वृद्धि और शारीरिक गतिविधि में होती कमी बढ़ते मोटापे की बड़ी वजह हैं। माँ को चाहिए अपने बच्चे को जंक फूड ना देके उसको बैलेंस फूड दे, उसको टॉफ़ी चॉकलेट ना देके
पोटैटो चिप्स ना देके उसको हरी सब्जी, दाल दे, फल खिलाए। तो मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज आम यंग मदर्स को स्पष्ट दिया जाए कि यहीं से आप स्टार्ट करेंगी। जब बच्चा यूथ में आएगा, टीन्स में आएगा, तो बाकायदा एक्टिविटी भी करेगा, अपना काम खुद भी करेगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा, घर का खाना पसंद करेगा। तो मैं समझता हूँ इस मोटापे की प्रॉब्लम से हम शुरुआत में जूझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि मोटापा क्या होता है और इसे कैसे नापा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 18 से 25 बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स हेल्दी माना जाता है। 25 से 30 बीएमआई ओवरवेट और 30 से अधिक बीएमआई होने पर आप मोटापे की श्रेणी में आ जाते हैं। बीएमआई एक मेडिकल स्क्रीनिंग टूल है जो आपके शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आपकी ऊंचाई और आपके वजन के अनुपात को मापता है। आइए अब मोटापे से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जान लेते हैं। मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक, फैटी लीवर, डिप्रेशन, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले लोग शरीर श्रम से जुड़े काम करते थे, साइकिल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। लोग सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करने से बचते हैं। दूसरी तरफ घी, दूध और शुगर से बनी चीजें ज्यादा खाते पीते हैं, जिसकी वजह से कैलोरी बर्न नहीं होती और फैट के रूप में इकट्ठा होने लगती है, जो मोटापे की वजह बनती है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि एक तरफ जहां देश का हर 5वां शख्स मोटापे से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 23 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और गरीबी में जी रहे लोग बड़ी संख्या में कुपोषण का भी शिकार हैं। यानी देश कुपोषण की समस्या से पहले से ही जूझ रहा है और अब मोटापे की समस्या भी चिंता का कारण बन गई है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ शहरी इलाकों में बच्चे, युवा, महिला, पुरुष समेत सभी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबी और कुपोषण की समस्या भी खत्म नहीं हो रही। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। महिलाएं और बच्चियां अनीमिया से जूझ रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 5 साल से कम आयु के 35.5% बच्चे कुपोषित हैं। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। कुपोषित बच्चों में 32.1 कम वजन वाले होते हैं। पौष्टिक आहार नहीं मिलने से देश में 15 से 49 साल की महिलाओं में कुपोषण 18.7% है। पुरुष भी 25% अनीमिया के शिकार हैं। किशोर लड़कों में 31.1% और किशोरियों में 59.1% को अनीमिया की शिकायत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आधी से ज्यादा आबादी पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर सकती। 39% को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत का 2023 में GHI स्कोर 28.7 है, जो कि गंभीर माना जाता है। भारत में बाल दुर्बलता दर 18.7% है, जो रिपोर्ट में सबसे अधिक है। एक तरफ तो देश में गरीबी और कुपोषण की समस्या का अंत नहीं हो रहा और अभी भी लोगों को जरूरत के मुताबिक भोजन नहीं मिल पाता। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हालात मुश्किल भरे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों में लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल शहरों में लोगों ने विदेशी लाइफस्टाइल अपना लिया है। हेल्दी फूड की जगह जंक फूड आम बात हो गई है। फैट और कैलोरी युक्त भोजन की वजह से लोग मोटे हो रहे हैं। पहले लोग शारीरिक मेहनत वाले काम करते थे, लेकिन अब श्रम कम हो गया है और लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। बढ़ते हुए मोटापे का कारण है वो हमारी चेंज इन फूड हैबिट्स हैं। यानी पहले जो हम एक नेचुरल खाना खाते थे, आज की डेट में हमारा जो खाना है वो ज़्यादातर प्रिजर्व खाना है, यानी जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी हैं, जिसके अंदर ऐसी कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे गट हार्मोन को, गट बायोम को अफेक्ट करते हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे इंटेस्टाइन है, उसके पूरे जो एक बैलेंस होता है उसको बिगाड़ लेते हैं।
एक तरफ मोटापा और दूसरी तरफ कुपोषण, जाहिर है समस्या बड़ी है। यही वजह है कि सरकार चिंतित है और लोगों से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की अपील कर रही है। मोटापे से बचने के लिए हमें खान पान संतुलित रखना होगा और एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में लाना होगा। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक से हर कोई तौबा करना चाहता है, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि रद्दी प्लास्टिक जिसे हर कोई वेस्ट समझकर फेंक देता है, उससे ईंधन तेल निकलता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। महाराष्ट्र के नागपुर की डॉक्टर अलका झड़गांवकर ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जो प्लास्टिक को लेकर मिसाल बनती जा रही है। दरअसल अलका ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे प्लास्टिक वेस्ट से ईंधन तेल, हाइड्रोजन गैस और कार्बन निकलता है। इस तेल की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। प्लास्टिक को लेकर पूरे देश भर में या फिर विश्व भर में कहा जाता है कि यह खतरनाक है, बैन करो। उस प्लास्टिक को आप जो वेस्ट प्लास्टिक को भी है उसको आप यहाँ से फ्यूल ऑयल निकाल रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद ये है कि हमें दुनिया को ये दिखाना है कि प्लास्टिक जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्लास्टिक को जिस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। अगर उसमें हम बदलाव लाए तो प्लास्टिक वेस्ट जो एक प्रॉब्लम बन चुका है उससे हमें निजात मिलेगी और हम उससे एक बेटर यूज़ भी कर पाएंगे। इसमें कुछ इस तरह है कि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक है, जिसमें फर्दर रिसाइकल होने का कोई पोटेंशियल नहीं है। ये जो प्लास्टिक हम खरीदते हैं हम रिसाइकलर से ही खरीदते हैं। जो लोग प्लास्टिक का दाना बना रहे हैं, रिसाइकल करके प्लास्टिक का दाना बना रहे हैं, उन लोग के पास ऐसा भी मटेरियल निकलता है जिसका आगे लाइफ नहीं है, उससे दाना नहीं बन सकता है। हम वो मटेरियल खरीद सकते हैं। ये कुछ उस मटेरियल के सैंपल्स है जो इस बोरी में बंद है और हमने यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। ये ग्राइंडिंग करके इसको पानी में डाला जाता है। पानी में जो तैरता है वो रिसाइकल हो सकता है, पानी में जो डूब जाता है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है, और उसे हम हमारी भाषा में डुब्बन कहते हैं। सो ये डुब्बन का मटेरियल है जो हमने वेरियस रिसाइकल से हमने सोर्स किया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि आपने रिसाइकलर से क्यों सोर्स किया है, आपने गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्यों सोर्स नहीं किया है? तो उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट के पास से जो प्लास्टिक आता है वो इतनी गंदी क्वालिटी का आता है और उसमें इतना कचरा लगा हुआ होता है कि वो हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलर्स के पास ही एंड अप होता है। अब ये जो प्लास्टिक है वो यहाँ से ऊपर लिया जाता है और ऊपर के तरफ से उसका फीडिंग होता है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो प्लास्टिक की ये जो बोरी में पैक किया हुआ प्लास्टिक है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले माले से उसका फीडिंग होता है। ये अपने जो नीचे प्लास्टिक का रॉ मटेरियल देखा था उसे हम यहाँ पे ऊपर लाते हैं और ऊपर ये एक स्क्रू कन्वेयर, स्क्रू फीडर से हम उसको फीडिंग करते हैं। ये स्क्रू फीडर बेसिकली क्या करता है, मटेरियल को गर्म करता है और मटेरियल को गर्म करके कंप्रेस करके इस रिएक्टर इसे कंप्रेस करके रिएक्टर में फीड करता है। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी है कई और खबरें।